ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की बहादुर बेटी जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिन पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बेहद शर्मनाक बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा के मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हाईकोर्ट ने विजय शाह पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था और गंभीर धाराओं में विजय शाह पर इंदौर के मानपुर थाने में केस दर्ज हो गया कि ये अपडेट है। हाईकोर्ट ने इस पूरे ही मामले का स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद आदेश दिया, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था, जिसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह कैमरों के सामने माफी मांगते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो कहा है, उसके लिए शायद सिर्फ माफी ही काफी नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार किया। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर के आदेश दिए और उसके बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। विवाद बढ़ता देख विजय शाह बार बार माफी मांग रहे हैं और वो सिलसिला उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जारी रखा है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। शर्मनाक बयान देने वाले विजय शाह भले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और आज हाईकोर्ट में मामले की ही सुनवाई भी होगी। सुनवाई सुबह 10:30 बजे के करीब होनी है हाईकोर्ट में। कर्नल सोफिया पर जो विवादित बयान दिया, जो विवादित टिप्पणी की, उसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हाईकोर्ट की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। हाईकोर्ट में इस पूरे ही मामले को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि विजय शाह जब से फजीहत हुई है, मामला बढ़ा के मामले ने तूल पकड़ा है, उसके बाद लगातार माफी मांग रहे हैं। अब बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात आज की एक और बड़ी खबर की करते हैं। और खबर यह है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जाएंगे और वहां तैनात वीर सैनिकों से रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जवानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनका जम्मू कश्मीर का ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत अहम हो जाता है और पहली बार है ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद जब रक्षा मंत्री वहां पर जवानों के बीच होंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह जाने वाले हैं रक्षा मंत्री और वहां पर जाकर के हमारे जाबाज सिपाहियों से, सैनिकों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी सफलता के लिए पूरा श्रेय हमारे जाबाज सैनिकों को मिल रहा है और लगातार सराहना भी की जा रही है। इसी बीच में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर का बहुत अहम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह जाकर वीर सैनिकों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत का ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी, तब भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेदने में, 11 एयरबेस तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट का वक्त लगा था।
और पाकिस्तान की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए उन्हें पूरी तरह जाम कर दिया गया था और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। और इस दौरान वायुसेना की किसी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद ऐसा पाकिस्तान ने भी जवाबी कोशिशें करने की कोशिश की वहां से, लेकिन उन्हें विफलता हासिल हुई, सफलता नहीं मिली। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया और एक अभेद्य दीवार बनाई जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं था। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर नई और बड़ी जानकारी साझा की है। पाक में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया गया था और 23 मिनट तक पाक में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम रखा गया था। भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान इस ऑपरेशन के दौरान नहीं पहुंचा है, इस बात को भी साफ कर दिया गया। और ये नई जानकारी है जो सरकार की ओर से, सेना की ओर से साझा की गई है। 11 एयरबेस दुश्मन के सिर्फ 23 मिनट में तबाह कर दिए गए, तहस नहस कर दिए गए। और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पर पाक की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे उसको भी जाम कर दिया और 23 मिनट तक कहा जा रहा है कि चीन का जो डिफेंस सिस्टम था वो जाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है, हड़कंप मचा हुआ के, भारी नुकसान हुआ के वहां पर अलग अलग एयरबेस पाकिस्तान के जिनको तहस नहस कर दिया गया। और नई जानकारी लगातार सामने भी आ रही है सरकार की ओर से। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बड़ी और नई जानकारी साझा की गई है उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कहा यह गया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में हुई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि चीन की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगाया गया था उसको 23 मिनट तक हमारी वायुसेना ने, हमारे जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने जाम करके रखा और वहां पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। ऑपरेशन सिंदूर, इसको लेकर भारतीय सेना की लगातार तारीफ की जा रही है। वहां पर आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर किस तरीके से तबाह किया गया उसके लगातार सबूत भी सामने आ रहे हैं। और अब ये नई जानकारी है जो सरकार की ओर से साझा की गई है, दी गई है, देश के सामने रखी गई है। और साथ ही चीन भी किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस जंग में खड़ा रहा वो भी उजागर होता है, वो भी दुनिया के सामने आता है। चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर था उसको जाम कर दिया गया, वो काम नहीं कर पाया। और ये सब 23 मिनट तक वहां पर हुआ। कहा जा रहा है कि 23 मिनट तक वहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करके रखा गया हिंदुस्तान की तरफ से। और इस ऑपरेशन में जो दावा पाकिस्तान लगातार कर रहा था कि नुकसान भारत को भी हुआ के, भारत के एयरबेस को भी हुआ के, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया हमारी सरकार की तरफ से। और ये कहा गया कि हिंदुस्तान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सारे एयरबेस जिसको नुकसान पहुंचाने की बात पाकिस्तान कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, वो गलत है। जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान को एक और हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक के साथ साथ वाटर स्ट्राइक ने भी घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से पाकिस्तान का हलक वहां पर सूख रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने चिट्ठी में लिखा है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। सरहद पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। ये हाल तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह समझौता तोड़ दिया, दो टूक कह दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। तो पाकिस्तान अब किस तरीके से गुहार लगा रहा है सिंधु जल संधि को जो स्थगित किया गया है हमारी सरकार की तरफ से। ये फैसला बरकरार है, भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन जो पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई हैं वो जस की तस हैं। सरकार का सीधा कहना है, साफ संदेश है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी,
और पाकिस्तान की ओर से ये गुहार लगाई जा रही है कि इस समझौते पर हिंदुस्तान की सरकार जो है वो पुनर्विचार करे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का खौफ पसरा हुआ के वो खौफ वहां आवाम और हुक्मरान सब में दिखाई दे रहा है और उस डर को छिपाने के लिए शहबाज शरीफ पीएम मोदी की नकल करने में वहां पर जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। वो तस्वीरें आपने देखी थी। देश की रक्षा में लगे शूरवीरों से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। सरहद पार भी ये तस्वीरें पहुंची थी। तो हिंदुस्तान से पिटे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी पीएम मोदी की देखा देखी वहां पर कर रहे हैं। सैनिकों के बीच पहुंच गए। शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर छावनी तो पहुंच गए, लेकिन हिंदुस्तानी बारूद का खौफ उनके चेहरे पर और वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया। शहबाज शरीफ सियालकोट के पास पसरूर छावनी गए थे। हिंदुस्तानी बारूद का खौफ दिखाई दिया उनके चेहरे पर, वहां के सैनिकों के चेहरे पर, और साथ ही गीदड़ भपकियां जो है वो देने का काम अभी भी पाकिस्तान कर रहा है। गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार वहां पर थे। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सूचना मंत्री अताउल्ला तारड़ भी वहां पर मौजूद थे। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और जब ब्रीफिंग वहां पर की गई तो ब्रीफिंग की रस्म अदायगी के बाद शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ वहां पर टैंक पर चढ़ गए और भारत के हाथों मुंह की खाने वाली अपनी फौज के जवानों का हौसला बढ़ाने की नापाक कोशिश करते हुए दिखाई दिए। फिर टैंक से नीचे उतरे और फिर जवानों के बीच चले गए शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर। तो पाकिस्तान की ओर से दावा यह किया जा रहा था कि हमारे आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है और उस दावे को खारिज कर दिया हमारी सरकार ने। खुद पीएम मोदी वहां पर गए और वहां पर जाकर सैनिकों से मुलाकात की। पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा था कि भारत के अलग अलग एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि हिंदुस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ कि पाकिस्तान में हुआ। और पीएम मोदी की देखा देखी वहां पर आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो यहां पर अपने सैनिकों के बीच पहुंचे, लेकिन जो खौफ पसरा हुआ है पाकिस्तान में वो चेहरे पर शहबाज शरीफ के भी और आसिम मुनीर के भी साफ तौर से दिखाई दी और साथ ही वहां के सैनिकों के चेहरे पर भी वो डर दिखाई दिया जो हिंदुस्तान ने वहां पर कहर बरपाया था। और वो मंजर जो अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के हैं जिसको छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही है वो चेहरे से साफ साफ झलक रहा है। पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, इसलिए देश कह रहा है ओवैसी जिंदाबाद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हिंदुस्तान ने असद उद्दीन ओवैसी का एक नया चेहरा देखा है। वो चेहरा जो कहता है कि सबसे पहले वतन आता है, जो कहता है कि अगर मसला मुल्क का होगा तो हम सब एक हैं और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को देश का हिंदू हो या फिर मुसलमान माफ नहीं करेगा। असद उद्दीन ओवैसी जिंदाबाद कहना जरूरी है क्योंकि ये वो नाम है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता के चुनावी रैलियों में जिन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं, लेकिन जब देश मुश्किल में था तो ओवैसी ने एक नई लकीर खींच दी। ओवैसी लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और इसी कड़ी में सबसे ताजा के उनकी चुनौती जो उन्होंने सीधे सीधे शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दी है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी वो हुंकार जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक ये संदेश पहुंचा दिया कि तुम मजहब के नाम पर हमारे मुल्क को बांट नहीं पाओगे।
यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना है, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मजहब पूछकर पहलगाम में पर्यटकों पर इसलिए गोलियां बरसाई गई थी ताकि देश में हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई पैदा की जा सके। हिंदू मुसलमान लेकिन ओवैसी ने बताया कि जब जब दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा, पूरा देश मिलकर उसका जवाब देगा। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। और वो इसलिए क्योंकि देश की राजनीति में ओवैसी मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। खुद को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करने वाले ओवैसी देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। तस्वीरें पिछले साल जून महीने की हैं, जब ओवैसी सांसद की शपथ ले रहे थे और जय फिलिस्तीन के साथ शपथ खत्म की थी। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ओवैसी यानी वो नाम जिसे देश में मुसलमानों की राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है। पहलगाम में जब पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ तो ओवैसी ने राजनीति करने का अवसर नहीं ढूंढा और वो हर मौके पर सरकार के साथ ढाल की तरह खड़े दिखाई दिए। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी की ललकार में सबसे ताजा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पेश की गई उनकी ये चुनौती। ओवैसी ने एक्स पर सवाल लिखकर पूछा, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाइनीज एयरक्राफ्ट से अपने रहीम यार खान एयरबेस पर लैंड कर पाएंगे? ओवैसी की इस चुनौती के पीछे हैं ये तस्वीरें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले और पाकिस्तान के बॉर्डर से खड़े होकर दुश्मन मुल्क को कड़ी चेतावनी दी। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है
पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले। इन्हीं तस्वीरों के बाद ओवैसी पूछ रहे थे कि क्या जो मेरे प्रधानमंत्री ने किया वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर पाएंगे। ओवैसी ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर सियासत नहीं की जाती। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस कि मोदी के विरोध की सियासत पर जिस नेता का वजूद टिका है वो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में शामिल मंत्री तक अपनी ओछी राजनीति के लिए छोटी सोच और बेशर्मी के प्रदर्शन से खुद को रोक नहीं पाते। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे लोगों को हमने उन्हीं जी बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। ये शर्मनाक बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया था, वो चेहरा जो पूरे पहलगाम अटैक में देश की आवाज बन गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिस बेटी पर हिंदुस्तान को नाज है उस बेटी पर खुद को नेता कहने वाले लोग घटिया टिप्पणी कर रहे हैं और माफी मांगते वक्त भी दांत दिखा रहे हैं। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी सरकार का विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, राजनीति भी करेंगे। बहुत मुमकिन है कि एक रैली के बाद ही पूरा माहौल फिर से बदल जाएगा। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में जब ओवैसी रैली करेंगे तो जाहिर तौर पर मोदी का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ओवैसी ने इस बार ये बता दिया है कि नेतागिरी को चमकाने का मौका तो आगे भी मिलेगा, लेकिन अभी वक्त हिंदुस्तान को सबसे आगे रखने का है और ओवैसी ने ये पहली बार नहीं किया है। सरकार चाहे मनमोहन सिंह की हो या फिर नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान को लताड़ने में और उसे उसकी औकात याद दिलाने में असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं रहे। साल 2013 का सितंबर महीना, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब असदुद्दीन ओवैसी भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे और तब पाकिस्तान में ओवैसी ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेक्युलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है। देख लो पाकिस्तान, आज से करीब 12 साल पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे मुल्क की जमीन पर बैठकर जिहाद का मतलब और हिंदुस्तान के सेक्युलर होने की परिभाषा, दोनों ही बातें तुमको समझा दी थी। जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। ओवैसी वक्त वक्त पर पाकिस्तान के पेच टाइट करते रहे हैं। साल 2019 में जब पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब इमरान को भी ओवैसी ने बता दिया था कि भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये स्टेटमेंट दिए
कि भारत का, हिंदुस्तान का अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा तो हम कश्मीर के मसले को हल कर लेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, ये हमारे देश का इलेक्शन है, ये हमारे देश का जमहूरियत का इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तरह यहां पर मिलिट्री इलेक्शन को कंट्रोल नहीं करती इमरान खान। ये भारत का इलेक्शन है जहां पर जनता तय करती है किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसको घर में बिठाना। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में आज तक ये बात नहीं घुसी और आज भी पाकिस्तान के आर्मी के मुखिया 2 नेशन थ्योरी की बात करके मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। We are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. जब जब मौलाना बनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसे लोग नफरत की सप्लाई शुरू करते हैं, तब तब हिंदुस्तान का ओवैसी उन्हें जवाब देता है। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल 2 कौमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के, इनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू-तू मैं खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक शीशा पी रही दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है। अभी तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो एक एक करके पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने न्यूक्लियर बम की धमकी दी थी। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। और तब ओवैसी ने पूरी दुनिया के सामने ये मुद्दा रखा था कि विश्व को ये तय करना होगा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क के पास न्यूक्लियर ताकत होनी भी चाहिए या नहीं। तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। ओवैसी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ करारा जवाब देने वाली बैटिंग शुरू की तो उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी और की नहीं बल्कि अपने मुल्क की मोहब्बत में ये सब कह रहे हैं। जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ। ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे। ओवैसी की तारीफ हो रही है क्योंकि उन्हें बयान से लेकर अपने चोले तक को बदल लिया। ओवैसी जो तमाम मौके पर मुस्लिम टोपी लगाए दिखाई देते हैं, वो हमले के बाद जब बिहार में राजनीतिक रैली के लिए पहुंचे थे तो वहां सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे बल्कि देश की आन बान शान को बताने वाले तिरंगे के रंग को अपने सिर का ताज बनाया था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो तुम एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि नफरत फैलाने वाले सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोगों की फौज मौजूद है। देश के एक ईमानदार अफसर पर सवाल उठाते हुए गलत और बेहद शर्मनाक बातें लिखी गई। लाइक और व्यूज के भूखे ट्रोलर्स ने मिस्री को निशाना बनाया तो जवाब देने ओवैसी सामने आए और ट्रोलर्स को उनकी औकात याद दिलाई थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आपको बता दें, त्राल इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है सेना की, और सेना और आतंकियों के बीच
मुठभेड़ वहां पर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, इस वक्त की बड़ी जानकारी। त्राल इलाका बताया जा रहा है और यहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ यहां पर चल रही है और अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। आसिफ कुरैशी मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स हैं इस मुठभेड़ को लेकर? दीपा, देखिए, सुरक्षा बलों ने आज रात में ही त्राल के नादर इलाके को घेरे में लेकर यहाँ पे तलाशी अभियान आज सुबह तड़के शुरू किया था और तलाशी अभियान के दौरान जब एक संदिग्ध जगह पे सुरक्षा बल पहुंचे जहाँ पे जानकारी थी कि कुछ मिलिटेंट्स के छुपे होने की संभावना है, तो छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से कॉर्डन तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद ये कॉर्डन एक मुठभेड़ में बदल गया। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि कम से कम 2 मिलिटेंट इस कॉर्डन में फंसे हुए हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। मैं बता दूं कि पिछले 3 दिनों में होने वाली दूसरी मुठभेड़ है दक्षिण कश्मीर में। 2 दिन पहले ही शोपियां के केलर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और लग रहा है कि ये उसी ऑपरेशन की कंटिन्यूटी है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने पहले ही एक जो लिस्ट जारी की थी जिसमें दक्षिण कश्मीर में सक्रिय 14 मिलिटेंट्स के नाम थे, तो उसी को आधार बनाते हुए ये ऑपरेशन भी चल रहे हैं। लेकिन ये बात अभी साफ नहीं है कि जो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स वो कौन है, वो किस संगठन से हैं और इनकी पहचान क्या है। दीपा, ठीक है, शुक्रिया आपका आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।